हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आईएएस विद अरिहंत में। हमारी एक सीरीज चल रही है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के, जिसमें हम 1990 से 2023 तक विज्ञान विषय में पूछे गए आईएएस और अलग अलग राज्यों की पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्नों का विवेचन। लेकिन उस सीरीज को हम स्टार्ट करें उससे पहले बात करेंगे अरिहंत पब्लिकेशन की तरफ से प्रकाशित प्रीलिम्स पॉसिबल के नाम से सामान्य विज्ञान की इस पुस्तक के बारे में। इसमें क्या किया गया है, 1990 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न पत्रों को चैप्टर वाइज डिवाइड किया गया है। उसके बाद चैप्टर में भी इन्हें टॉपिक में डिवाइड किया गया है। हर एक टॉपिक को स्टार्ट करते समय क्या किया गया है, इस पुस्तक की खासियत ये है कि शॉर्ट नोट्स आपको दे रखे हैं, जिससे आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़े। हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व किया गया है और जहां भी जरूरत पड़ी है वहां पर नॉलेज प्लस के रूप में भी डाटा दे रखा है। अब इसी के साथ इसमें एक बात और है कि इस पुस्तक को 100% एरर फ्री बनाया गया है। इसके साथ ही हम जो पढ़ते चले जाएंगे इसमें और भी डाटा एड ऑन करते चले जाएंगे, तो आप ये पुस्तक खरीद लीजिए ताकि आपको दोबारा से नोट्स बनाने की या अलग से नोट्स बनाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि देखिए, सिर्फ क्वेश्चन करने से बात नहीं बनती है, उसका रिवीजन भी करना जरूरी होता है। इसलिए आप ये पुस्तक खरीद करके इसमें नोट करते चले जाइए ताकि आपके रिवीजन के टाइम पर ये काम आ सके। अब स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अध्याय 6 का अधातुएं, और इसमें सब टॉपिक है अधातु, कार्बन और उसके यौगिक। फिर हाइड्रोजन पढ़ेंगे। इस तरीके से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो हम अधातुओं के बारे में बात करें तो अधातु वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। अर्थात जैसे बाहर की कक्षा में जिनमें 5 है, 7 या फिर 8 इलेक्ट्रॉन हो, वे सभी क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। एक मोटा मोटी अगर आपको परिभाषा याद करनी है, इन सभी में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अधातुओं की संख्या 22 है, जिनमें ठोस हैं 10, द्रव हैं 11, सॉरी गैस हैं 11, और जो द्रव है वो 1 है। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। धातुओं में पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव रूप में पाई जाती है। अब अगर हम बात करें अधातुओं में से एक अधातु की, जिसका नाम है कार्बन, तो ये 17वां अति बाहुल्य तत्व है, जिसका अनुमानित प्रतिशत 0.025% होता है। परमाणु क्रमांक इसका 6 होता है और द्रव्यमान संख्या इसकी 12 होती है। कार्बन के जो अपर रूप हैं, अर्थात कार्बन का अलग अलग रूपों में मिलना उसका अपर रूप कहलाता है। तो ये क्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है और अक्रिस्टलीय रूप में भी पाया जाता है। क्रिस्टलीय रूप में यह हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन्स के रूप में पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में यह कार्बन ब्लैक, कोक, कास्ट चारकोल और कोल के रूप में पाया जाता है। कार्बन ब्लैक का मतलब हो गया, जैसे हम कोई दीपक जलाते हैं, उसके ऊपर अगर कोई हम बर्तन रख दें तो उस बर्तन पर काला काला जम जाता है, वही कार्बन ब्लैक होता है। इसको लैंप ब्लैक भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखेंगे कुछ प्रमुख तत्व और उनके अपर रूप। जैसे कार्बन के अपर रूपों की बात हम करें तो हीरा, ग्रेफाइट, कास्ट चारकोल, बोन चारकोल, रक्त चारकोल इत्यादि क्या होते हैं? कार्बन के अपर रूप होते हैं। इनमें से हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। और अगर ग्रेफाइट की बात करें तो एकमात्र चालक अधातु। भाई, कार्बन अगर अधातु है तो जो ग्रेफाइट होगा वो भी तो अधातु होगा। इसको ब्लैक लेड भी कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस की अगर हम बात करते हैं तो पीला फास्फोरस, लाल फास्फोरस, काला फास्फोरस, कॉर्लेट और फास्फोरस आदि। अब बात करें ऑक्सीजन की तो ऑक्सीजन गैस और ओजोन इसके अपर रूप होते हैं। ऑक्सीजन गैस मतलब O2 और ओजोन मतलब O3। सल्फर की अगर हम बात करें तो इसके अपर रूप होते हैं रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लाइनिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर आदि। बस इनके कुछ नाम हैं, अगर आपको याद हो सकें तो ज्यादा बेटर है। आगे हम बात करेंगे। अब यहां से प्रश्न हमारे स्टार्ट होते हैं। प्रश्नों में निम्न में से किस में कार्बन मिलता है? चांदी है तो वो अपने आप में क्या है? धातु है, जो क्या है? शुद्ध रूप है, या इसको हम कह सकते हैं ये तत्व है। टिन है, ये अपने आप में क्या है?
तत्व है, इसमें कार्बन क्या होगा, लोहा है, तो ये अपने आप में क्या है, ये भी तत्व है। अब अगर ये तीनों में कार्बन नहीं है तो जाहिर सी बात है लिग्नाइट क्या है, लिग्नाइट में कार्बन पाया जाएगा, क्योंकि लिग्नाइट क्या है, कोयले का एक प्रकार है। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो लिग्नाइट कोयले में सर्वाधिक मात्रा में कार्बन मिलता है। लिग्नाइट निकृष्ट वर्ग का कोयला पत्थर है। फिर देखिए इसमें सर्वाधिक मात्रा में नहीं, इसका रंग कत्थई या काला भूरा होता है, जबकि टिन, चांदी तथा लोहा धातुओं के प्रकार हैं, इनमें कार्बन नहीं पाया जाता है। कार्बन अधातु है, जबकि बाकी ये तीनों धातुओं के रूप में। निकृष्ट है तो इसमें सर्वाधिक मात्रा में नहीं, सबसे कम मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न है, कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। उसको चिन्हित कीजिए जो टीम में सम्मिलित नहीं था। अब देखिए ये जिस टाइम पे नोबेल प्राइज मिला था उसी टाइम पे ये प्रश्न पूछा गया है, तो करंट अफेयर का प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों को आप करंट अफेयर से ही तैयार करेंगे, पिछले प्रश्नों को तैयार करने का कोई यहां पे मतलब नहीं होता है। क्राटो, इस्मालो और कर्ल को तो नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन फेमैन को नोबेल नहीं मिला था। अब ये क्या है, ये डाटा भी नहीं है, इस तरह के प्रश्नों को याद नहीं करना चाहिए। ये जब करंट में होते हैं तभी के 1 या 2 साल के अंदर अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैज्ञानिक फेमैन कार्बन के तीसरे अपर रूप की खोज टीम में सम्मिलित नहीं थे। कार्बन के तीसरे अपर रूप खोज 3 वैज्ञानिकों की टीम द्वारा की गई, जिन्हें रसायन शास्त्र के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। 1996 में RF कर्ल, क्रोटो और इस्माले को फुलरीन्स की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। फुलरीन में पूर्ण रूप से कार्बन के अणु संघनित होते हैं। इसका अणुसूत्र C60 होता है। वैज्ञानिक रिचर्ड बकमंस्टर फुलर के नाम पर इसका नाम फुलरीन्स रखा गया। अब आप कहेंगे तो 1996 की बात है, फिर 2009 में कैसे? 2009 का वो टाइम है जब ग्राफीन की खोज हो रही है। अब ग्राफीन की खोज हो रही है और 2010 में ग्राफीन के लिए नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। तो ये वो टाइम है जब ग्राफीन पे बहुत हंगामा मच रहा है, और ग्राफीन फुलरीन का ही एक तरह का रूप मान लीजिए। फुलरीन गेंद के रूप में है और ग्राफीन एक पेज के रूप में आप मान सकते हैं, फ्लैट रूप में है। तो इसलिए उस टाइम पे ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये इसलिए पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? देखिए सर्वाधिक मात्रा में अगर हम पृथ्वी पर बात करें तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में सबसे ज्यादा तत्व, और अगर हम बात करें पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा यौगिक, हाँ भी, तो यहां पे अगर देखें हम, जो यहां पे बात करी गई है वो पृथ्वी के हिसाब से करी गई है। जैविक क्रियाएं सिर्फ पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, उस रेस्पेक्ट में बात करी गई है। तो सबसे ज्यादा यौगिक बनाने वाला पदार्थ क्या है? कार्बन है। नाइट्रोजन नॉर्मली सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थिति में ये क्या रहती है? अक्रिय रहती है। इसके अलावा इसका नाइट्रोजन का प्रयोग कहां पे होता है? प्रोटीन में इसका प्रयोग होता है। और इसके साथ ही जो आनुवंशिक पदार्थ हैं, जैसे डीएनए वगैरह, वो भी नाइट्रोजन की हेल्प से ही बने होते हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ये क्या है? जलने में सहायक है। इसके अलावा इसे जीवनदायिनी गैस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा श्वसन और पाचन जैसी क्रियाएं होती हैं। पाचन मतलब पेट के पाचन की हम बात नहीं कर रहे हैं, पाचन कह रहे हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया में पाचन, या माइटोकॉन्ड्रिया में जो चीजें ऑक्सीकृत होती हैं हम वहां की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कार्बन तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है क्योंकि
कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। कार्बन में स्वयं के परमाणुओं तथा अन्य परमाणुओं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर के साथ बहुआबंध मतलब कई कई बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब देखिए, जो कार्बन के तत्व हैं वो अकार्बनिक भी हैं, ऐसा नहीं है। अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। देखिए, जब अकार्बनिक यौगिक की बात करेंगे तो CO, CO2, CS, CS2, ये जो सारे के सारे तत्व हैं ये सब अकार्बनिक में काउंट होते हैं, जबकि मीथेन या C2H6 इस तरह के जो तत्व होते हैं वो सब किस में आते हैं? कार्बन में आते हैं। तो यहां पे श्रृंखलाकरण का गुण नहीं है। और यहां पर वो गुण उपस्थित होता है। तो कार्बन जहां श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित नहीं करता है, ऐसे कार्बन के यौगिक अकार्बनिक रसायन के अंतर्गत पड़े जाते हैं। और जिनमें कार्बन श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करता है वे सभी यौगिक कार्बनिक रसायन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? देखिए, केवलार, इसमें कार्बन पाया जाता है। नेक्सॉन, इसमें कार्बन पाया जाता है। स्पाइडर सिल्क में भी कार्बन पाया जाता है। ग्रेफीन की बात करें तो ये ग्रेफीन होता क्या है? देखिए, हम कार्बन के अपर रूपों की पहले बात करेंगे। कार्बन के, ग्रेफीन में भी कार्बन पाया जाता है, लेकिन अब पहले कर लेते हैं कार्बन के अपर रूप। अपर रूपों को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। अपर रूप का मतलब हो गया ये शुद्ध रूप होते हैं, लेकिन संरचना अलग अलग होने की वजह से ये अलग अलग प्रकार के दिखते हैं या अलग अलग अपीयर होते हैं। अब हम बात करें तो कुछ अपर रूप ऐसे हैं जो प्राकृतिक हैं और कुछ अपर रूप ऐसे हैं जो कृत्रिम हैं। प्राकृतिक में जैसे हमने बात करी थी, अभी हमने हीरे की बात करी, ग्रेफाइट की बात करी, ये दोनों क्रिस्टलीय हैं। बाकी अक्रिस्टलीय हैं, जैसे कार्बन ब्लैक की बात हमने करी, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। कोयले की हमने बात करी। अब इसके अलावा क्या होता है, अगर ग्रेफाइट को हम अरेंज करें, ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल होता है, कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है। अब इस तरीके से अरेंजमेंट रहता है। अगर इसकी हर एक लेयर को हम हटा लें तो हर एक लेयर को हटा करके पेज के रूप में इसको जोड़ा जा सकता है, क्योंकि हर एक जो, अगर इसके एक पेज के रूप में हम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपस में जुड़ाव बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन अगर इनके पैरेलल अगर जुड़ाव को देखें तो पैरेलल जो जुड़ाव है वो बहुत कमजोर होता है। वांडर वाल्स यहाँ पे फोर्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो परतें हैं वो एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, जिसके कारण इसका लुब्रिकेंट या एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। हैवी मशीनरी में लुब्रिकेंट के तौर पर भी प्रयोग किया जाता है। तो इसकी परतों को तोड़ करके अगर एक पेज के रूप में अरेंज कर दिया जाए या फ्लैट फॉर्म में जब अरेंज कर देते हैं तो हमको ग्राफीन मिलता है। अगर उस पेज को मोड़ करके एक बॉल टाइप का बना देंगे तो हमको फुलरीन मिल जाता है। अब उसी पेज को अगर मोड़ करके हमने एक नली टाइप का, ट्यूब टाइप का बना दिया तो उसको कार्बन नैनो ट्यूब कहते हैं। और अगर उसी को हमने क्या कर दिया, मोड़ करके एकदम ठोस टाइप का एक पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो फिर उसको हम कहते हैं क्वांटम डॉट। ये सभी के सभी कार्बन के ही अपर रूप होते हैं, जिनको ग्रेफाइट की हेल्प से बनाया जाता है। ये कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। अब हमको आंसर पता चल गया कि ग्रेफीन क्या होगा, कार्बन का शुद्ध रूप होगा, अर्थात कार्बन का अपर रूप होगा, या ये कह सकते हैं केवल इसमें कार्बन उपस्थित होगा। कल को हो सकता है फुलरीन पूछ दे, CNT पूछ दे, क्वांटम डॉट पूछ दे, ग्रेफाइट पूछ दे। ठीक है, ये सभी के सभी, क्योंकि ग्रेफाइट में करंट का फ्लो हो जाता है, इसलिए इन सभी में भी करंट का फ्लो होता है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर या मोबाइल इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफीन केवल कार्बनों से बना हुआ है। कार्बन की दो आयामी अपर रूप है। इसके क्रिस्टल में कार्बन परमाणुओं की षटकोणीय वलयों से बनी अनेक परतें उपस्थित होती हैं। केवलार एक गर्मी प्रतिरोधी और मजबूत सिंथेटिक फाइबर है। लेक्सॉन का उपयोग औषधि रसायन में किया जाता है
तथा स्पाइडर सिल्क एक प्रकार का प्रोटीन फाइबर है जिसे मकड़ी द्वारा बनाया जाता है, स्पाइडर द्वारा तैयार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हीरे और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनकी वैद्युत चालकता समान होती है। तो भाई हीरा कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है, इसलिए ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये कह रहा है समान होता है। जब हम कह रहे हैं या हमने पढ़ा है ये दोनों अपोजिट होते हैं। फिर कहता उनके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है। हीरा होता है चतुष्कोणीय और ग्राफीन होती है या ग्रेफाइट होती है षटकोणीय। ये मामला भी गलत हो गया। उनके पास समान डिग्री की कठोरता है। हीरा सबसे कठोर है, कठोरतम। और ये कैसी होती है? ये मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि बच्चों की जो कच्ची पेन आती है या पेंसिल आती है उसको अगर पेज पर चलाया जाता है तब भी ये घिस घिस करके टूट जाती है। पेज जैसी मुलायम चीज से घिस करके ये उसके ऊपर लकीर बनाती जाती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, एक भी सही नहीं है, फिर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? हीरा है, कठोरतम है, कुचालक है और कैसा है? चतुष्कोणीय है, sp3 संकरित है। फुलरीन की बात करें, ये क्या होता है? दवाओं में प्रयोग। ग्रेफाइट से निर्मित किंतु उससे कम स्थिर। ग्रेफाइट की बात करें, सर्वाधिक स्थिर और अत्यधिक चिकना, इसलिए भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। कोयले की बात करें, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप या न्यूनतम। भाई कोयले को तो नॉर्मल आग में जलाते हैं तब भी इसमें आग लग जाती है ना, तो ये स्थिर कहां हुआ? मतलब ये हुआ आग में जलाने पर सबसे लेट कौन विखंडित होगा, कौन अपने रूप को विरूपित कर डालेगा, हमें उसकी बात करनी है। तो कोयला तो सबसे पहले जल जाता है ना। फिर बात करें तो हीरा होता है, फिर उसके बाद फुलरीन और सबसे लास्ट में ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जितने भी हीरे के रूप हैं उन सब में सबसे ज्यादा स्थिर होता है। आगे बात करते हैं। कार्बन का तापीय धारता में परिवर्तन हीरे में ग्रेफाइट के रूप से ऋणात्मक होता है। आगे बढ़ते हैं। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? अभी हमने बात करी थी कि भाई कुछ होते हैं कैसे प्राकृतिक, कार्बन के दो रूप है ना, प्राकृतिक अपर रूप, और कुछ होते हैं कृत्रिम अपर रूप। प्राकृतिक में हमने देखा हीरा है, इसमें ग्रेफाइट है, फुलरीन। अब ग्रेफाइट से ही क्या बना है? इसमें क्वेश्चन में फुलरीन दे रखा है, लेकिन जरूरी नहीं है ना, सीएनटी भी दे सकता है, ग्राफीन भी दे सकता है, क्वांटम डॉट भी दे सकता है। कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में ये दोनों के दोनों कहां आ जाएंगे? कृत्रिम में आ जाएंगे। अब ये पूछ रहा है हीरा अपर रूप हो गया, बिल्कुल हो गया। ग्रेफाइट अपर रूप हो गया, बिल्कुल हो गया। फुलरीन अपर रूप हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जो तीसरा बचेगा, जो हमने नाम नहीं सुन रखा है, मान लीजिए हमको नहीं पता था एग्जैक्टली कि ये आंसर है, तीन के बारे में हमको जरूर पता था कि ये तो भाई अपर रूप होते हैं, उसने पूछा है नहीं होगा, तो जो चौथा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सो कार्बन
एक अकार्बनिक यौगिक है जो केवल कार्बन और ऑक्सीजन से युक्त होता है, जबकि ग्रेफाइट, हीरा और फुलरेन्स कार्बन के अपर रूप हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे एक स्नेहक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप अत्यधिक ताप से उच्च स्नेहकता। कैसे? परतों में बॉन्डिंग नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल लुब्रिकेंट के तौर पर भी किया जा सकता है। क्यूप्राइट है, ट्रायोलाइट है, ये तो क्या है, ये मिनरल्स हैं। हेमेटाइट है, ये भी मिनरल है। ये मिनरल नहीं है, ये ऐसी फॉर्म है, और ये क्या होता है, ये सुचालक भी होता है, और ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम भी करता है। इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे जब न्यूक्लियर रिएक्टर वर्क कर रहा होता है तो वहां पर हम इलेक्ट्रॉन को मंदित करने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां से अंडरलाइन करने की बात, इसकी परतों के मध्य क्षीण वान डेर वाल्स बल उपस्थित होने के कारण ग्रेफाइट नर्म और स्नेहक होता है। स्नेहक मतलब चिकना, जैसे स्नेहक के रूप में हम मोबी ऑयल का प्रयोग करते हैं, ग्रीस का प्रयोग करते हैं। स्नेहक उन पदार्थों को कहा जाता है जो पदार्थ घर्षण को कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। हैवी मशीनरी में या जो मशीनरी बहुत ही ठंडे स्थानों पर काम करती हैं, उनमें अगर हम कोई मान लीजिए तेल जैसा स्नेहक डालेंगे तो हैवी मशीनरी का मतलब है कि वो ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ज़्यादा गर्म होने की वजह से तेल भाप के रूप में बन करके उड़ जाएगा। दूसरी बात, अगर हम मान लीजिए बहुत ठंडे स्थान पर किसी मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पे तेल क्या हो जाएगा, जम जाएगा, और जमने के बाद उसकी जो चिकनाहट है उसकी प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, तब भी वो घर्षण को उतना कम नहीं करेगा। तो ऐसी दोनों ही स्थितियों में हम क्या करते हैं, ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये सूखे पाउडर के रूप में जब होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा चिकना होता है, जिससे मशीन का घर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हाई टेम्परेचर पर भी ये भाप के रूप में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? वही देखिए, हीरा कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है, कोयला कार्बन का ही शुद्ध रूप होता है, अक्रिस्टलीय रूप। ग्रेफाइट कार्बन का ही अशुद्ध रूप होता है। बालू की अगर हम बात करें तो इसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो सिलिकॉन ऑक्साइड होता है, या जिसको हम केवल और केवल सिलिका बोल देते हैं। इसमें मुख्य कंटेंट ये होता है, इसका मतलब बालू में कार्बन नहीं पाया जाता है बल्कि वहां पे सिलिकॉन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन अगर हम बात करें हीरे का, सापेक्षिक घनत्व 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय प्ररूप है जो सलेटी काले रंग का चिकना चमकदार पदार्थ होता है, जबकि कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जिसको ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है? ये कहते हैं निर्जलित बर्फ। भाई निर्जलित बर्फ होगी मतलब जिसमें, निर्जलित का मतलब है पानी न हो। अब पानी नहीं है तो उसको बर्फ किस तरह से कहेंगे? निर्जलित बर्फ नहीं। पहाड़ों पर पड़ी बर्फ को भी नहीं कहेंगे क्योंकि पानी है ऑलरेडी। ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को ठोस में बदलना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई आइस के नाम से। अब जानते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके क्या क्या यूज हैं। जैसे हम बात करें आग लगने के सिद्धांत, आग लगने के लिए हमारे पास ईंधन होना चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई होनी चाहिए। तीसरी चीज ताप कैसा होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इन तीनों चीजों में से एक भी चीज अगर खत्म हो जाएगी तो आग बुझ जाएगी। जैसे हम ईंधन को खत्म कर देंगे तब भी आग बुझ जाएगी, ऑक्सीजन सप्लाई खत्म कर देंगे तब भी आग बुझ जाएगी, टेम्परेचर खत्म कर देंगे तब भी आग बुझ जाएगी।
ऑक्सीजन सप्लाई खत्म करने के लिए पानी की बौछार या फिर CO2 का छिड़काव किया जाता है। जब CO2 ठोस रूप में हो तो इसे शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है। CO2 का प्रयोग आग बुझाने में किया जाता है। CO2 का प्रयोग जो कोल्ड ड्रिंक होती हैं उनमें किया जाता है। CO2 का प्रयोग सोडा वाटर में किया जाता है। CO2 का प्रयोग इनो में किया जाता है। पेट की गैस से संबंधित जो भी हम दवा यूज करते हैं या इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स यूज करते हैं उन सब में CO2 का प्रयोग किया जाता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या शुष्क हिम कहते हैं। यह गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात इसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन हो जाता है। इसका उपयोग आइसक्रीम के निर्माण में तथा प्रभावकारी शीतलक के रूप में किया जाता है। ऊपर पट्टी में कार्बन का अनुमानित प्रतिशत क्या है? देखिए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो वो डाटा आपको उसी रूप में याद रखना होगा। ऑलरेडी डाटा शुरुआत में जब जो शॉर्ट सिनॉप्सिस करके नोट्स दे रखे हैं वहां पे ऑलरेडी दे रखा है 0.025%। आवर्त सारणी के समूह 14 में कार्बन अधातु एक रासायनिक तत्व है, यद्यपि प्रकृति में व्यापक रूप से वितरित कार्बन विशेष रूप से प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। देखिए जितनी भी जीवित चीजें हैं वो बिना कार्बन के पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। जीवन आप ये मान के चलिए कि बिना कार्बन के पॉसिबल नहीं है, लेकिन कार्बन बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। यूनिवर्सल लेवल पर देखेंगे तो कार्बन बहुत ही मान लीजिए रेयर धातु के रूप में है या रेयर अधातु के रूप में है, रेयर पदार्थ के रूप में। कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है, ये भी डायरेक्ट रटने वाली चीज है या कहिए कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है। हलवा लोहे में कार्बन की अधिकतम मात्रा होती है, बाकी सब में कार्बन की कम मात्रा पाई जाती है। ढलवा लोहा या पिग आयरन में कार्बन की मात्रा 3.5 से 4.5% तक होती है। पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा 0.04 से 0.08%, स्टील में 1.5% और मिश्र धातु स्टील में 0.1 से 1% तक होती है। तो फिक्स डाटा है, इसको इसी रूप में याद कर लीजिए, अंडरलाइन करना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट डाटा है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? नाइट्रोजन की बात करें तो ये क्या है, 71% है। इसकी बात करें तो ये लगभग 21% है, 21 से थोड़ा सा कम है। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भी काफी मात्रा में 0.09% समथिंग इतना है। ये 0.003% समथिंग इतना है। ये सबसे कम है, न्यूनतम ये है कि ये जो चारों गैस दी हुई है इनमें ये न्यून मात्रा में पाई जाती है। यह लगभग 0.03% होती है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से नाइट्रोजन सबसे ज्यादा लगभग 78% होती है। ऑक्सीजन का दूसरा स्थान है जो वायुमंडल में लगभग 20.95 या 21% है। वायुमंडल में आर्गन की मात्रा 0.93% है या 0.3% या 1% के लगभग आप याद कर सकते हैं। हीरे की बिक्री में आर की इकाई कैरेट होती है। एक कैरेट, अब ये भी फिक्स वैल्यू है, सोने में भी आपने देखा होगा कैरेट होता है, एक कैरेट होता है लगभग 200 mg के। 200 मिलीग्राम के बराबर होता है एक कैरेट। और ये क्या है, भार की इकाई है जो सोने और हीरे को बिक्री में प्रयोग करी जाती है। कैरेट का प्रयोग हीरे का वजन बताने के लिए किया जाता है। एक कैरेट बराबर 200 mg। प्रयोगशाला में विकसित हीरे जिनको एलजीडी कहा जाता है के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में, भाई जैसे प्रयोगशाला में आप कार्बन अगर जमाओगे तो शुरुआत में तो आपको कोई चीज रखनी पड़ेगी, उसी के चारों तरफ तो कार्बन के अणु जमते चले जाएंगे। उसके लिए जो बीज है वो बीज क्या होता है, वो बीज होता है ग्रेफाइट का।
आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला में विकसित हीरे में ग्रेफाइट के बीजों को या ग्रेफाइट को हीरो के बीज के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संश्लेषित हीरा नियंत्रित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसका निर्माण 1950 के दशक में जनरल इलेक्ट्रिक केमिस्ट एच ट्रेसी हॉल ने शुरू किया। ग्रेफाइट कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है जिसमें परमाणु एक हेक्साजोनल संरचना के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक 29 डी ब्लॉक में स्थित तत्व है। यह भारत में झारखंड, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ये काट दीजिए, अननेसेसरी डाटा है, इसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे कह रहे हैं कांच पर उत्कीर्ण क्रिया या खरोंचा जा सकता है। कैसे? हम जैसे किसी चीज को अगर हम घिसेंगे तो उसके ऊपर एक लाइनिंग आ जाएगी, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये कह रहा है हीरे से ऐसा किया जा सकता है, तो हाँ, हीरे से कांच काटा जाता है, तो जाहिर सी बात है जिससे कांच कट सकता है उससे खरोंच भी आ जाएगी। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या किया जाता है? लिख सकते हैं। कांच पर पेंटिंग के लिए HCl अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया में क्या होता है कि बाकी सारी धातुएं घुल जाती हैं, गोल्ड जैसी नोबल धातुएं, प्लेटिनम जैसी नोबल धातुएं भी घुल जाती हैं, लेकिन ये कांच से कोई क्रिया नहीं करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड भी कांच के ही बर्तनों में रखा जाता है, ये भी कांच के साथ कोई क्रिया नहीं करता है। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 2। हीरे व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कांच पर उत्कीर्ण करने तथा खरोंचने में किया जाता है, क्योंकि कांच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में घुलनशील सिलिकेट बनाता है। यही कारण है कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का भंडार कांच के बर्तनों में नहीं किया जाता है, जबकि एक्वारेजिया तथा सांद सल्फ्यूरिक अम्ल का भंडार कांच के बर्तनों में किया जाता है, क्योंकि ये दोनों कोई रिएक्शन कांच के साथ नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सूखी बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। सेविन क्या है? कीटनाशक है। फुलरीन क्या है? फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक है। फुलरीन क्या है? ये नहीं है। टेफ्लॉन है, फ्लोरीन युक्त बहुलक है। सेविन क्या है? कीटनाशक है। लेकिन फुलरीन क्या है? कार्बन का अपर रूप है ना। अपर रूप क्या होता है? शुद्ध रूप। उसमें फ्लोरीन कहां से आ जाएगी? ये दिक्कत है, इसलिए डी हमारा सही होगा। फुलरीन फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक नहीं है, बल्कि कार्बन युक्त कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बन का अपर रूप है, शुद्ध रूप है वो, उसमें कोई मिलावट उस तरह की नहीं है। आगे बात करें। कार्बन यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणुओं का एक गुच्छा या बंच होती है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलकीय फलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। मतलब एक गेंद जैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे फुटबॉल की गेंद आपने देखी होगी, इस तरीके से ये जुड़े होते हैं। अब अगर हम बात करें यहां पर, तो ये कह रहे हैं क्या ये बात है? ये कह रहा है फ्लोरीन एक बहुलक कार्बन का एक समस्थानिक जो C14 से भारी होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। फुलरीन के बारे में पूछ रहा है। देखिए, जब पेज जैसी 2D संरचना हो तो ग्रेफाइट की ऐसी संरचना को हम ग्राफीन कहते हैं। अगर उसी ग्राफीन या ग्रेफाइट के उसी रूप को अगर मोड़ करके एक गेंद का रूप दे दिया जाए तो उसे फुलरीन कहा जाता है। ये बकी बॉल भी कहलाता है या बकमिंस्टन फुलरीन भी कहलाता है। फुलरीन एक साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसका नाम रखा गया है। इसमें कार्बन के लगभग 60 परमाणु ही होते हैं। एग्जैक्टली सब सारे फुलरीन में 60 ही होंगे ऐसा निश्चित नहीं है, लेकिन एवरेज रूप से बोला जाए तो हाँ 60 ही होते हैं। यही ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बकमिंस्टर फुलरीन एक गोलीय फुलरीन अणु है। इसका सूत्र है 20 षटभुजों और 12 पंचभुजों से निर्मित इस यौगिक की संरचना में कार्बन परमाणु बहुफलकीय संरचना से आबद्ध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं।
ग्राफीन क्या होता है भाई? तो कह रहे कार्बन की मिश्र धातु है, नहीं मिश्र धातु नहीं है। कार्बन का समस्थानिक है, नहीं। कार्बन का नैनो प्रतिरूप है, बिल्कुल। कार्बन का कृत्रिम अपर रूप है ना ये। मिश्र धातु में तो क्या होगा, कार्बन प्लस अदर। कार्बन की मिश्र धातु, जैसे कि हम नाम ले सकते हैं स्टील का। समस्थानिक है तो कार्बन के 3 समस्थानिक हमको देखने को मिलते हैं, C12, C13 और C14। C14 क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है और जिसका प्रयोग किया जाता है कार्बन डेटिंग में। कार्बन डेटिंग वो प्रक्रिया है जिसमें फॉसिल्स या जीवाश्म की उम्र का पता लगाया जाता है। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। ग्रेफीन का एक अणु की मोटाई वाली सामान्य कार्बन की पतली परत है जिसके नैनो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। जो फोन की टच स्क्रीन है या अभी हम जो टच पैनल की स्क्रीन देख रहे हैं, आने वाले समय में क्योंकि ये एक तरह का सेमीकंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, ये कंडक्टर भी होता है, स्टील से लगभग 300 गुना ये मजबूत होता है और इसके साथ ये फ्लेक्सिबल भी होता है। अब इसके साथ ही इससे क्या किया जा सकता है, वैसी स्क्रीनें बनाई जा सकती हैं जो ट्रांसपेरेंट होंगी, नॉर्मल कांच के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जब भी यूज करना हो वो एक टेलीविजन की तरह या एक एलईडी की स्क्रीन की तरह उसका इस्तेमाल हो जाएगा। इसके साथ ही ये बहुत स्ट्रांग है तो इसमें से गोली भी पार नहीं निकल सकती है, ये स्क्रैच फ्री होता है। आने वाले समय में मोबाइल या जो आईटी सेक्टर की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनमें ग्राफीन का इस्तेमाल किया जाएगा। जो ऐसे पैनल आते हैं जिनको हम फोल्डिंग पैनल कहते हैं, इस तरह के पैनल या इस तरह के टीवी या कर्व टीवी का निर्माण भी इसके द्वारा किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब किसने बनाई थी? देखिए, फुलर के द्वारा क्या बनाया गया, उसके आधार पर फुलरीन नाम रखा गया। फैराडे ने क्या किया, वैद्युत की रासायनिक प्रभाव, इनके संबंध में 2 नियम दिए और वैद्युत के इंडक्शन संबंधी या प्रेरण संबंधी नियम। तो फैराडे साहब के 4 नियम हैं, 2 रासायनिक प्रभाव से संबंधित हैं और 2 प्रेरण के नियम हैं। फैराडे साहब का ये काम है। रमन साहब ने क्या किया है, तो रमन साहब ने बताया कि समुद्र, नीला समुद्र क्यों है आखिर नीला, और उन्होंने एक्सप्लेन किया प्रकीर्णन संबंधी। अब बचे कौन, अगर इन्होंने ये काम किए हैं तो आइजीमा साहब हैं जिन्होंने क्या किया था, कार्बन नैनो ट्यूब का आविष्कार किया। जापानी भौतिकविद द्वारा सीएनटीज बनाए गए, इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब के और भी बहुत सारे इस्तेमाल हो सकते हैं। कार्बन नैनो ट्यूब के द्वारा दुनिया की सबसे मजबूत चीज बनाई जा सकती है। इसके द्वारा हीरे से भी कठोर चीजों का निर्माण किया जा सकता है। ये चालक भी होता है, तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स में इसका भी प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में बढ़ने वाला है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड किस अभिक्रिया के द्वारा पैदा होती है? जब हम आग बुझाने वाले संयंत्र की बात करते हैं तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए तो उसके लिए NaH प्लस CO3 और उसके साथ ही H2SO4 की क्रिया होनी चाहिए, जिसके द्वारा जो गैस निकलेगी उसका नाम क्या होगा, CO2 होगा। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की जब क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा हो जाती है। ठीक है, ये अभिक्रिया अगर आप याद कर सकते हैं तो याद रख सकते हैं, अगर ना याद हो तो ऐसा कोई बहुत जबरदस्ती नहीं करना है, अभिक्रिया नहीं पूछी जाती है तो
सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। अगर ये अभिक्रिया होती है, ये जल है, जल का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण गैस के रूप। आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कोल्ड ड्रिंक जो आ रही है, पेप्सी हो गया या इस तरह की गैसें, मतलब कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, सोडा वाटर हो गया, कीनो हो गया, या जिस तरह की जो भी चीजें हैं जो पेट की गैस को कम करने का काम करती हैं, पेट दर्द से तुरंत राहत का काम करती हैं, वैसी हर एक चीज में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। पानी में ये कम मात्रा में विलय होती है, जिसकी वजह से ये कोल्ड ड्रिंक के सरफेस टेंशन को कम कर देती है, जिससे कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या होती है? CO2 होती है, जो उच्च दाब पर सोडा बोतल में अंतःक्षेपित या इन्फ्यूज्ड कर दी जाती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कोई भी कार्बनिक ईंधन, जरूरी नहीं है इस बार पेट्रोल डीजल दिया हुआ है, अगली बार हो सकता है दे दे LPG, कोई भी कार्बनिक ईंधन पूर्ण दहन तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा। प्लस कुछ और भी पदार्थ बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे कौन सा कार्बनिक ईंधन लिया। अगर हम कार्बनिक ईंधन लें, इसका अपूर्ण दहन करें, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और तमाम सारे वैसे पदार्थ निकल। कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। ये कैसी होती है? रंगहीन, गंधहीन गैस है, और इसको क्या माना जाता है? वो अकार्बनिक पदार्थ काउंट किया जाता है। ये इसकी विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेट्रोल डीजल के अधूरे जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ईंधन के पूर्ण दहन के लिए वायु की पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता होती है, जिससे ईंधन में उपस्थित तत्व ऑक्सीजन से पूर्णतः अभिक्रिया कर सके। हाइड्रोकार्बन ईंधन जैसे पेट्रोल एवं डीजल केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन के यौगिक होते हैं। जब इनका पूर्ण दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाती है और हाइड्रोजन जल में ऑक्सीकृत हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ग्राफीन प्रायः सुर्खियों में रहता है, उसका क्या महत्व है? यह एक दो आयामी पदार्थ है, उसकी वैद्युत चालकता उत्तम होती है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि बना होता है ग्रेफाइट से बना होता है। ग्रेफाइट में भी विद्युत का आदान प्रदान हो सकता है, वो भी चालक होती है, ये भी चालक के तौर पे काम करती है। वह अब तक जांचे गए सबसे तनु किंतु सबसे शक्तिशाली पदार्थों में से है। ये भी बात सही है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया था कि ये स्टील से भी 300 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तनु मतलब पतले से पतला होगा, वो भी बहुत स्ट्रांग होगा। यह पूर्णतया सिलिकॉन से बना होता है। भाई सिलिकॉन से बना हुआ नहीं होता है, ये बना होता है किससे? कार्बन से बना होता है। अगर इसमें कार्बन ऑप्शन में होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता, इसका मतलब ये गलत। अगर 3 गलत हो गया तो हमारे हाथ से ये भी ऑप्शन गया और ये। इसका प्रयोग टच स्क्रीन, LCD, कार्बनिक LED के लिए चालक इलेक्ट्रोड के रूप में किया जा सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं जहां पे हम खासतौर से स्क्रीन या प्रकाश उत्पन्न करने के लिए जिनका प्रयोग करते हैं, वहां पे हर जगह इसका इस्तेमाल बिल्कुल किया जा सकता है। इसलिए 1, 2 और 4 इसका आंसर हो जाएगा। तो आयामी होने का फायदा यह है कि इनमें वैद्युत को नियंत्रित करना त्रिविमीय तत्वों की तुलना में ज्यादा सरल होता है। ग्राफीन न केवल बेहद पतला है, बल्कि अब तक खोजे गए पदार्थों में सबसे शक्तिशाली भी है। वैद्युत का संवाहक होने के साथ साथ इसमें तांबे के गुण हैं। देखिए, सबसे ज्यादा चालक होता है चांदी। चांदी के बाद जो सबसे ज्यादा चालक है उसका नाम क्या है? तांबा है। यह लगभग पारदर्शी होता है, इसके बावजूद यह इतना घना है कि सबसे छोटा गैस का अणु हीलियम भी इसके आर पार नहीं जा सकता। इसका मतलब ये गैसों को अपने अंदर से पेनिट्रेट नहीं होने देता है। अब इसका उपयोग टच स्क्रीन और कार्बनिक LED इत्यादि बनाने में किया जा सकता है।
ग्रेफीन शब्द की खोज हैंस पीटर बोहम ने की थी। यह कार्बन का नया खोजा गया अपर रूप है। यह अच्छी चालकता वाला द्विमीय पदार्थ है। इसका प्रयोग चालक पदार्थ के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑटोमोबाइल और एयरक्राफ्ट में प्रयुक्त होने वाले अवयवों के विनिर्माण में कार्बन तंतुओं या कार्बन फाइबर का प्रयोग होता है। भाई कार्बन फाइबर का प्रयोग यही नहीं होता है, खेल के सामान, गाड़ियां, टीम, साइकिल इत्यादि बनाने में भी होता है। तो क्या ये बात बिल्कुल सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। कार्बन तंतु एक बार प्रयुक्त होने पर पुनः चक्रित नहीं किए जाते, इनका रीयूज नहीं हो सकता है। भाई इनका रीयूज हो सकता है, ये हम उस प्लास्टिक का दोबारा से यूज नहीं कर सकते जिसको हम थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहते हैं। भाई ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक थोड़ी ना है। तो ये पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन सही बचेगा। देखिए, कार्बन तंतु दीर्घ श्रृंखला बनाने हेतु एक साथ बंधे कार्बन परमाणुओं से बना होता है। इसका उपयोग वाहनों एवं विमानों में प्रयुक्त होने वाले अवयवों या पुर्जों को बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं में किया जाता है। कार्बन फाइबर पर्यावरण के अनुकूल है और इसका प्रयोग दीर्घ जीवन चक्र में होता है। हालांकि स्टील की तुलना में कार्बन फाइबर के निर्माण में लगभग 14 गुना अधिक ऊर्जा की खपत होती है। अब अगर हम बात करें तो देखिए, हमारा जो तेजस विमान है उसमें भी कार्बन फाइबर का प्रयोग किया गया है, और जो अग्नि मिसाइल है उसमें भी कार्बन फाइबर का कुछ मात्रा में प्रयोग किया गया है। वैश्विक स्तर पर औद्योगिक अनुप्रयोगों में इस सामग्री की मांग की आपूर्ति करते हुए इसके हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने हेतु पुनर्चक्रण सबसे अधिक बड़े समाधानों में से एक हो सकता है। ये सही इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, पुनर्चक्रण कर सकते हैं। अग्निशामक में कौन सी गैस काम आती है आग बुझाने के लिए? अभी हमने आग बुझाने का कॉन्सेप्ट देखा था। भाई या तो आप क्या कर दीजिए, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन की सप्लाई बंद करने का मतलब है कोई गीली कंबल है उसको अगर सिलेंडर के चारों तरफ या आग के चारों तरफ लपेट दिया जाए तब भी ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी। ईंधन को ही बंद कर दीजिए, गैस को हमने बंद कर दिया तब भी क्या हो गया, आग रुक जाएगी। या हम क्या कर दें, टेम्परेचर को कम कर दें, इसलिए पानी डाल करके भी हम आग को बुझा सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कहीं बिजली के उपकरणों में आग लगी है, या मान लीजिए डीजल पेट्रोल या तेल में आग लगी हुई है, तो वहां पे पानी से नहीं बुझाना चाहिए, वहां पे रेत या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे जो दे रखा है, हाइड्रोजन अपने आप में क्या है, एक ईंधन है। ऑक्सीजन उस ईंधन को जलाने वाला एक साधन है। सल्फर डाइऑक्साइड को आग लगने या आग बुझने से कोई मतलब नहीं होता है, ये न्यूट्रल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ऑक्सीजन सप्लाई को क्योंकि ऑक्सीजन CO2 की अपेक्षा हल्की गैस है, इसलिए ऑक्सीजन ऊपर उठ जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड नीचे एक लेयर बना लेती है, नीचे बैठ जाती है, इस वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्रांतिक ताप है वो 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने के कारण इसे सरलता से द्रवित करके सिलेंडरों में अग्निशामक हेतु रखा जाता है। आज का जो टॉपिक है उसको हम यहीं समाप्त करेंगे। सामान्य विज्ञान की ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है। इसी चैनल पर भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल और इतिहास संबंधी क्लासें भी चल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगली सीरीज में हम आपसे मिलेंगे। इसके जो MCQ हैं बाकी की पुस्तकों के भी, वो भी आप लगा लीजिए ताकि आपका जो PT की तैयारी है वो और भी ज़्यादा शानदार तरीके से। आज के लिए बस इतना ही। अगले टॉपिक में फिर आपसे मिलेंगे।